तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो सभी CET 10+2 एग्ज़ाम और इसके अलावा पशु परिचर एग्ज़ाम और आने वाली RS एग्ज़ाम और पटवारी एग्ज़ाम वीडियो एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं टोटल 52 क्वेश्चन की बात करूँगा, जिसके अंतर्गत मैं आपको इन 52 क्वेश्चनों के अलावा हर क्वेश्चन से रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन सब का भी सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर के 360 सोल्यूशन होने वाला है। तो बिना किसी टाइम खराबी के अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंतर्गत अपन राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें राजस्थान की आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी के सभी क्वेश्चन शामिल होंगे। ठीक है, तो आज का अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, गागरोन किला स्थित है। गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है? तो गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, ये याद हो गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अभी जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत भी किला पूछा गया था। तो इसका मतलब क्या हो रहा था कि RSSB बोर्ड में वर्तमान में किलों से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि कौन सा किला कहाँ पर है। तो स्टेनोग्राफर एग्जाम के अंतर्गत मेहरानगढ़ किला पूछा गया था। भाई मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? तो ये आप जानते ही हो कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है। ठीक है, और गागरोन किले के बारे में एक और बात ध्यान रखना, जब 2013 में यूनेस्को की सूची जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत अपने राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, उनमें से एक दुर्ग कौन सा था? गागरोन दुर्ग भी था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसका यूनेस्को की सूची वाला ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता रही है? तो ये चित्रशैली से क्वेश्चन पूछा गया है। और कभी भी आपको अगर पशु पक्षियों से रिलेटेड कोई भी चित्रशैली पूछे तो आपको हमेशा बूंदी चित्रशैली का आंसर देना है। ठीक है, बूंदी चित्रशैली के अंतर्गत आपको पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है आपको कि बूंदी चित्रशैली कौन सी स्कूल के अंतर्गत आती है। जो चित्रशैलियों की स्कूल चलती है ना, तो उसमें से बूंदी चित्रशैली हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती है। ठीक, किसके अंतर्गत आती है? हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? देखो, ये जो पेट्रोलियम उत्पादन स्थल है, जैसे कि तेल के कुएं हैं, रिफाइनरी है, इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा उत्पादन स्थल है जो कि बाड़मेर में स्थित नहीं है? ये पूछ रहा है बाड़मेर में कौन सा स्थित नहीं है। तो मंगला तो बाड़मेर में स्थित है, भाग्यम भी स्थित है और ऐश्वर्या भी स्थित है। ये घोटारू बाड़मेर में स्थित नहीं है। ठीक है, घोटारू जो तेल का कुआं है ये कहां पर स्थित है? अपने जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घोटारू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोटारू हो जाएगा। अर्थात इनमें से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में नहीं है? तो घोटारू बाड़मेर में नहीं है, ये जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा ये अभी राजस्थान की जो अपने 2024 में एग्जाम लगाई थी, कौन सी वाली? असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, उसके अंतर्गत भी पूछा गया था कि घोटारू स्थल कहां पर है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी को कहा जाता है। यानी कि जो भील जनजाति होती है, इनके जो मकान बनाए जाते हैं उनमें बाहर जो बरामदा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? डहलिया कहा जाता है। ठीक है, इसको ढंग से याद कर लेना, डहलिया कहा जाता है। ठीक है, और भीलों का जो घर होता है ना, उसको कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। दोनों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो भीलों का जो घर होता है उसको तो कू कहा जाता है, और उनके जो बरामदा होता है उसको डहलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डहलिया कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन ये याद रखना भील से, भाई भील जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? तो भील जनजाति सबसे ज़्यादा उदयपुर में निवास करती है। इसके अलावा फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा में निवास करती है। ठीक है, डूंगरपुर और फिर बांसवाड़ा में निवास करती है। ठीक है, ये याद रख लेना, ये है भील जनजाति से रिलेटेड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में ST महिला साक्षरता न्यूनतम है? यानी कि ये पूछ रहा है कि महिला साक्षरता न्यूनतम बताओ, लेकिन ST महिला साक्षरता न्यूनतम बताओ। भाई ऐसा कौन सा जिला है जहां पर ST की जो महिला साक्षरता है वो सबसे कम है? तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा? सिरोही जिला। सिरोही जिले में महिलाओं की साक्षरता न्यूनतम है, लेकिन कौन सी वाली? ST महिलाओं की सबसे कम साक्षरता है। अब आप ये बताओ, इस क्वेश्चन को अगर अपन करें तो अपने को पूछ ले भाई, अपने जो सिरोही जिला है इसके अंतर्गत कौन सी ST यानी कि कौन सी जनजाति निवास करती है? तो यहाँ पर कौन सी निवास करती है? ग्रासिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो ग्रासिया की जो महिलाएं हैं वह इतनी साक्षर नहीं है। ठीक है, उनकी साक्षरता न्यूनतम है। ठीक है, तो ये याद हो गया। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि जनगणना के अनुसार कौन से जिले में ST महिला साक्षरता न्यूनतम है? यानी कि ST की महिला साक्षरता न्यूनतम है, तो कौन सा जिला हो जाएगा? सिरोही जिला हो जाएगा।
जाएगा, ठीक है। कौन सा जिला हो जाएगा? सिरोही जिला हो जाएगा। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में वर्तमान में महिला साक्षरता कितनी है? महिला साक्षरता है 52.12%। कितनी है? 52.12%। और अगर पुरुषों की पूछे तो पुरुषों की है 79.19%, ठीक है। और इसके अलावा आपको पूछे कि राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है, तो राजस्थान की कुल साक्षरता है 66.11%। कितनी है? 66.11%। तो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, राजस्थान की कुल साक्षरता है 66.11%, पुरुषों की साक्षरता है 79.19%, महिलाओं की साक्षरता है 52.12% और एसटी महिलाओं की सबसे कम साक्षरता सिरोही जिले में, ठीक है, सिरोही जिले में। इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? देखो ये प्रजामंडल के जो संस्थापक है इनकी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और एक इनकी डेट पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 में की गई थी, ठीक है। और किसने की थी? अब ये पूछ रहा है भाई किसने, इसका संस्थापक कौन था? तो इसका हो जाएगा त्रिलोक चंद माथुर, ठीक है। तो माथुर सारे के सारे किस में आते हैं? करौली प्रजामंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। त्रिलोक चंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी, ठीक है। इतना याद हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। इस प्रकार आपको देखो इस क्वेश्चन से यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना कि सारे के सारे प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई थी और उनके कौन कौन से संस्थापक थे वो सब आपको याद रखना है, क्योंकि कोई सा भी पूछ लेता है एग्जाम में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? लोकनाट्य जो 4 बेत है वो निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो 4 बेत लोकनाट्य हैं ये टोंक जिले से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? टोंक जिले से संबंधित है। ये लगभग 3-4 बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ चुका है। तो 4 बेत टोंक जिले से संबंधित लोकनाट्य हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कव्वाली की जाती है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? देखो ये भी सीईटी के ग्रेजुएशन के पेपरों में भी आया था कि सोनार का किला कहाँ पर स्थित है। सोनार का किला जो जैसलमेर का किला होता है उसी को सोनार का किला कहा जाता है और ये पीले पत्थरों से निर्मित है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो सोनार का किला है वह कौन से पत्थरों से निर्मित है? तो ये पीले पत्थरों से निर्मित है, ठीक है। इतना याद हो गया। इसके बाद में आप मुझे बताओ भाई जो ये बीकानेर में है, बीकानेर जिले में कौन सा किला आता है? जूनागढ़ किला आता है। जोधपुर में कौन सा आता है? मेहरानगढ़ किला आता है। और बाड़मेर में कौन सा आता है? बताओ भाई। बाड़मेर में तो ऐसा कोई फेमस दुर्ग है नहीं, और आपको पता हो तो आप कमेंट में बता देना। जैसलमेर में कौन सा है? सोनार का किला है, ठीक है। सोनार का किला हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है सिरोजम मर्दा जिस जिले में मिलती है वह कौन सा है? देखो मर्दा का क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा रहा है आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो जो सिरोजम मर्दा है वो किस जिले में मिलती है? देखो सिरोजम मर्दा किसी दूसरी मर्दा का उपनाम है, तो आपको ये पहचाना होगा कि सिरोजम मर्दा किस जिले की मिलती है, किस जिले में मिलती है। तो ये मिलती है कौन से जिले में? जयपुर जिले में मिलती है। यानी कि कुल मिलाकर के जो जलोढ़ मिट्टी होती है, कच्छरी मर्दा होती है, उसी को सिरोजम मर्दा कहा जाता है। कौन सी को? जलोढ़ मिट्टी या कच्छरी मर्दा को क्या कहा जाता है? सिरोजम मर्दा कहा जाता है। तो सिरोजम मर्दा कहाँ पर है सर्वाधिक? जयपुर के अंतर्गत मिलती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से याद कर लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान कहाँ रखी हुई है? देखो ये क्वेश्चन 2 बनता है। एक तो ये पूछ सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, तो वो जयबान तोप है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ है एग्जाम में। इसके बाद में पूछा हुआ है कि ये जयबान जो तोप है ये कहाँ पर रखी हुई है? तो आपको जयबान से याद रखना जयगढ़। कहाँ पर रखी हुई है? जयगढ़ में। और जयगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है। जय ये सारा का सारा ही, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। एक सेकंड इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, ये रहे। तो जयबान कहाँ पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। और जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है, ठीक है। ये हो गया। इसको बनवाया किसने था? सवाई जय सिंह ने बनवाया था, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? देखो इससे पहले मैं आपको ये ऑप्शन करा देता हूँ। देखो तारागढ़ जिला कहाँ, तारागढ़ किला कहाँ पर है? जो तारागढ़ का दुर्ग है एक तो अजमेर में है और इसके अलावा एक बूंदी में है, ठीक है। जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? बीकानेर में है। जयगढ़ का किला आपको पता है जयपुर में है। अचलगढ़ का किला कहाँ पर है? अचलगढ़ का किला सिरोही में, ठीक है। ये राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया दुर्ग है। कौन सा? अचलगढ़ दुर्ग। और राणा कुंभा की बात आ गई तो अभी पूछा है स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, जो 5 तारीख को एग्जाम हुआ था, भाई महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में कितने दुर्ग बनवाए थे? तो 32 दुर्ग बनवाए थे। कितने दुर्ग बनवाए थे? 32 दुर्ग बनवाए थे, ठीक है। उनमें से एक अचलगढ़ दुर्ग भी है। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ग्रेनाइट, नाइस एवं शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो कुल मिलाकर के यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि ग्रेनाइट की जो चट्टानें होती है इनके विखंडन से, इनके टूटने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो इनसे होता है लाल पीली मिट्टी का निर्माण। कौन सी मिट्टी का? लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। आपको लाल पीली मिट्टी याद रखनी है, ठीक है।
तो लाल पीला किससे? ग्रेनाइट नाइट शिस्ट चट्टानों के विखंडन से बनती है। ठीक है, इतना याद हो गया। अब आपको मुझे बताओ भाई, जो लाल पीली मिट्टी है ये राजस्थान में कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये राजस्थान के वागड़ क्षेत्र है ना अपना, डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो ये अपने हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। रेतीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? मरुस्थल में पाई जाती है, जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर। दोमट मिट्टी किसके कहा जाता है? दोमट मिट्टी कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी को। और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर होती है? जहाँ पर नदियाँ बहती है, जैसे कि जयपुर, दौसा, धौलपुर ऐसे जिलों में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है वह किस मंदिर शैली से संबंधित है? देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछता है किराड़ू के मंदिर कहाँ पर है। सीईटी ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है, किराड़ू के मंदिर कहाँ पर है? तो किराड़ू के मंदिर है कहाँ पर? बाड़मेर में। ठीक है, इतना तो याद हो गया। इसके बाद में देखो, जो किराड़ू का मंदिर है ना, इसमें टोटल 5 मंदिर है ऐसे। ठीक है, पंचायतन शैली या गुजर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं 5 मंदिर ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, इनमें से जो सबसे मुख्य मंदिर है उसका नाम है सोमेश्वर मंदिर। कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर। तो ये पूछ रहा है कि किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है वो किस मंदिर शैली में बना हुआ है? तो ये गुज्जर प्रतिहार शैली या फिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? ये गुज्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। ठीक है, इतना हो गया याद। इसके बाद में देखो, इन शैलियों की बात कर लेते हैं अपन। देखो, जैसे ये अपने भारत हो गया, ठीक है, ये भारत है ना, तो यहाँ पर जो उत्तरी भारत है यहाँ पर तो बोली जाती है कौन सी, मंदिर शैली कौन सी है? नागर है। कौन सी है? नागर है। कहाँ पर? उत्तर भारत में। ठीक है, मध्य भारत में कौन सी है? बेसर। ठीक है, और दक्षिण भारत में कौन सी है? द्रविड़। देखो याद कैसे रहेगा? नॉर्थ में कौन सी है? नागर, बीच में कौन सी है? बेसर, और दक्षिण में कौन सी है? द्रविड़। ठीक है, दक्षिण में द से द्रविड़, द से दक्षिण, बी से बीच में, बी से बेसर, और नॉर्थ में न से नागर। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखो, झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? तो सबसे पहले तो झामर कोटड़ा खाने कहाँ पर है ये बताओ आप। तो सबसे पहले झामर कोटड़ा खाने कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। और अब ये बताओ कि किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन से खनिज के लिए झामर कोटड़ा जो खाने हैं वो प्रसिद्ध है? ठीक है, तो यह है रॉक पासपेट के लिए। किसके हैं? रॉक पासपेट के लिए प्रसिद्ध है झामर कोटड़ा खाने। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रॉक पासपेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उदयपुर में होता है, झामर कोटड़ा में। झामर कोटड़ा जो खाने हैं वो रॉक पासपेट के लिए प्रसिद्ध है। अब आप मुझे ये बताओ भाई, ये जो अभ्रक वाला खनिज है ये राजस्थान में कहाँ, कौन से जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर होएगा भीलवाड़ा में। कहाँ पर पाया जाता है? भीलवाड़ा में सर्वाधिक। इसको अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। किसको? अभ्रक, इसको भीलवाड़ा को। ठीक है, और अभ्रक को अंग्रेजी में कहते हैं माइका। माइका भी ध्यान रखना, माइका नगरी। इसके अलावा बताओ भाई, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर में होता है। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही क्या है? तो कभी भी आपको ऐसे शाही शाही पीछे लग जाए ना, तो ये हमेशा पगड़ी के प्रकार होते हैं। पगड़ी के प्रकार होते हैं, जिसमें से भी उदय सिंह वाली, अमर सिंह वाली और खंजर शाही ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये मेवाड़ की पगड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है भाई ये क्या है? तो ये राजस्थानी पगड़ियों की शैली है। कौन सी है? राजस्थानी पगड़ियों की शैली है। कौन सी? शाही। शाही, जिसके भी पीछे शाही लग जाए वो पगड़ियों का प्रकार होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? देखो, ऊंट की खाल पर क्या होता है कि स्वर्ण मीनाकारी यानी सोने से मीनाकारी की जाती है। इस कला को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है उस्ता कला। याद कैसे रहेगा? ऊंट को क्या बोलते हैं? उस्ता कला। ऊंट की कौन सी हो जाएगी? उस्ता कला। अब आप मुझे ये बताओ कि ये उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में बताओ, अब ऑप्शन को देखते हैं अपन। इसमें पूछा है थेवा कला। देखो, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अभी सीईटी ग्रेजुएशन पेपर में भी आया था। ठीक है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और सोनी परिवार कौन सा है? सोनी परिवार, जिसको अब जय सोनी परिवार भी कहा जाता है, सोनी परिवार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और थेवा कला का एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इसमें होता क्या है? तो इसमें कुछ नहीं होता, कांच के ऊपर सोने की निकासी की जाती है। ठीक है, कांच के ऊपर सोने की निकासी की जाती है थेवा कला के अंतर्गत। इसके बाद में आपको पता छपाई कला। छपाई कला जैसे कि दरियों पर, इन पर जो छपाई होती है ना, जैसे अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट। कौन सी है? अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट कहाँ पर है? तो ये बाड़मेर की है। वर्तमान में पूछे अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट। ठीक है, वर्तमान में पूछे तो बालोतरा की है अजरक प्रिंट और
मलई प्रिंट, ठीक है, छपाई कला के लिए। इसके अलावा आपको दाबू कला को ध्यान रखना है। दाबू कला कहाँ की प्रसिद्ध है? दाबू कला चित्तौड़ की प्रसिद्ध है, आकोला चित्तौड़गढ़ की, ठीक है। दाबू कला, दाबू कला का मतलब होता है कि इसमें पुरुषों के जो वस्त्र होते हैं उन पर कलात्मक कार्य किया जाता है, ठीक है, केवल पुरुषों के वस्त्रों में, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? भाई ऐसी कौन सी गाय की नस्ल है जिसका मूल स्थान ही राजस्थान को माना जाता है? भाई राजस्थान से ही उत्पत्ति हुई है उसकी, तो ठीक है। तो ऐसी कौन सी गाय की नस्ल है? तो वो राठी है, ठीक है। राठी की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? राजस्थान से मानी जाती है। कैसे मानी जाती है? इसमें क्या होता है कि जो साहिवाल थी, ठीक है, एक तो साहिवाल थी, ठीक है, और एक कौन सी थी? रेड सिंधी थी, ठीक है, और थार पार कर दी। इन तीनों गायों की जो नस्लें थी उनका संकरण करा करके राठी नस्ल बनाई गई थी। तो ये राजस्थान में बनाई गई थी। इस कारण से कौन सी गाय की नस्ल है जिसका मूल स्थान राजस्थान है? तो कौन सी हो जाएगी? राठी हो जाएगी। और ये राठी गाय कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो अपने गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। ये पशु परिचर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म कौन सी है? धान का मतलब होता है चावल की, तो चावल की किस्म नहीं है, देखो सॉरी नहीं पूछ रहा है ये, कौन सी धान की किस्म नहीं है, यानी चावल की किस्म नहीं है जो राजस्थान में उगाई नहीं जाती है, ठीक है। तो इनमें से राजस्थान में कौन सी नहीं उगाई जाती है? तो इनमें से ज्योति, ज्योति कौन सी होती है? राजस्थान में नहीं उगाई जाती है। किसकी? चावल की किस्म राजस्थान में उगाई नहीं जाती है, ठीक है। रत्ना उगाई जाती है, बाला उगाई जाती है, गोविंद उगाई जाती है, ठीक है। तो आपको देखो इससे क्वेश्चन को घुमा के ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी चावल की किस्म है और कौन सी नहीं है। तो आपको 3 याद तो ऐसे रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं, एक तो गोविंद, एक बाला और एक रत्ना, ठीक है। इन तीनों को आपको याद रखना है जना भाई चावल की किस्में हैं, ठीक है। और ज्योति चावल की किस्म नहीं है, ठीक है, इतना याद कर लेना। और अभी देखो ये किस्म के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत बाजरे की किस्में पूछी गई थी, वो RHB वाली, ठीक है, RHB, इसके बाद में HHJ ऐसी वाली, ठीक है। तो किस्मों के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, इतना याद रख लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें अपन, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो ध्यान रख लेना, वैसे बेणेश्वर वैसे बांसवाड़ा कभी भी मत कर देना, ठीक है। तो बेणेश्वर जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में लगता है। इसका आपको क्या करना है? पूरा एड्रेस याद रखना है। कौन सा है? नया टापरा सावला डूंगरपुर, नया टापरा सावला डूंगरपुर, कहाँ पर है? नया टापला सावला डूंगरपुर, ऐसे पूरा एड्रेस याद रखना ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो बेणेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में लगता है। इसके अलावा यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ये पूछता है कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो ये बेणेश्वर धाम को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि बेणेश्वर धाम मेला कहाँ पर लगता है? तो ये डूंगरपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में लगता है। अब बताओ भाई, एक मेला अपने प्रतापगढ़ में भी लगता है, तो वो कौन सा मेला है? तो यह है कौन सा? सीता माता मेला। सीता माता जो बाड़ी है ना, सीता माता बाड़ी मेला, जी कहाँ पर लगता है? प्रतापगढ़ में लगता है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? जो दुधवा खारा आंदोलन है वह किस रियासत से संबंधित है? देखो 4-5 आंदोलन एक ही रियासत में एक साथ स्टार्ट हुए थे, तो उनमें से दुधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? ये आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 के ऑप्शन ये रहे आपके पास। भाई कौन सी रियासत में दुधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था? कौन सी रियासत में दुधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा बीकानेर रियासत में, ठीक है। तो बीकानेर रियासत में लगभग 3 से 4 अपने जो आंदोलन हुए थे किसान आंदोलन, उनमें से एक था दुधवा खारा किसान आंदोलन, ठीक है। दुधवा खारा किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? बीकानेर रियासत में हुआ था। इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले से स्थित है? किस जिले में स्थित है? देखो जो पवन ऊर्जाएं लगाई गई थी राजस्थान में, तो उनमें सबसे पहली जो पवन ऊर्जा परियोजना थी वो यही थी। कौन सी? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, ठीक है। तो पवन ऊर्जा की राजस्थान में पहली परियोजना कौन सी थी? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। इसके बाद में पूछता है कि ये कौन से जिले में लगाई गई थी? तो ये कहाँ पर चल रही है? जैसलमेर जिले में चल रही है। कहाँ पर चल रही है? जैसलमेर जिले में चल रही है, ठीक है। इतना याद हो गया, जैसलमेर जिले के अंतर्गत चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है संत माऊजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? यानी संत माऊजी कौन सा संप्रदाय चलाते थे? कौन सा संप्रदाय था इनका? ठीक है, संत माऊजी का। तो इनका था निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा था? निष्कलंकी संप्रदाय संत माऊजी द्वारा चलाया गया था, ठीक है। अब इनमें से अगर ऑप्शनों की बात करें अपन, तो इनके ऑप्शन अब देखो एक बार ये भी याद रख लेना, निष्कलंकी संप्रदाय किसका है?
ये संत माओ जी का है। और इनकी एक रचना याद रख लेना, कौन सी है? चोपड़ा। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस चोपड़ा जो रचना है, ये ग्रंथ है, इसके अंतर्गत भविष्य लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? भविष्य लिखा रहता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये चोपड़ा हो गया। इसके बाद में आपको एक ये भी याद रख लेना है, भाई बताओ निरंजनी संप्रदाय का किससे संबंधित था? निरंजनी संप्रदाय किसने चलाया था? तो निरंजनी संप्रदाय हरि सिंह सांकला ने चलाया था। ठीक है, ये याद हो गया। इसके बाद में राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, या राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वह है रामचरण जी। और इसकी मुख्य पीठ है कहाँ पर है? शाहपुरा में। शाहपुरा कौन सा वाला? भीलवाड़ा, जो नया जिला बना है। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा, जहाँ पर फूलडोल महोत्सव भी लगता है। ठीक है, वो राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है। ठीक है, इसके अलावा रामानुज संप्रदाय है, किसने चलाया था? रामानंद जी ने चलाया था। किसने चलाया था? रामानंद जी ने चलाया था। इसकी मुख्य पीठ गलता जी जयपुर भी है और बाकी अन्य जगह पर भी है। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखो, कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? यानी कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तब कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? देखो, ये रियासतों के 4-5 पॉलिटिकल एजेंट थे, इन सबको याद कर लेना, हर बार घुमा घुमा के एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोटा का तो आपको ट्रिक याद होगी, भाई कोर्ट में क्या लगता है? अपने बटन लगे हुए रहते हैं। तो मेजर बटन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। 1857 की क्रांति के दौरान इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसकी हत्या कर दी गई थी, किसकी? बटन की। और इसका जो सिर लेकर के पूरे शहर में घुमा गया था। एग्जाम में ऐसे पूछा हुआ है कि किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर हाथ में लेकर के पूरे शहर के अंतर्गत प्रदर्शन किया गया था? तो वो मेजर बटन था। ठीक है, और कोटा में किया गया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो यूनानी शासक जो मिनेंडर है, इसके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और कितने प्राप्त हुए हैं? 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मिनेंडर के कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। और चांदी के जो पंचमार्क सिक्के थे वो 5 प्राप्त हुए थे। ठीक है, दोनों डाटा याद रख लेना। तो इंडो ग्रीक जो शासक है मिनेंडर, इसके सिक्के 28 प्राप्त हुए हैं और बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और जो चांदी के 5 पंचमार्क सिक्के थे वो भी बेराट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में देखो, इनको भी याद रख लेना। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? तो ये हनुमानगढ़ में। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? तो ये अपने नए जिलों के अनुसार नीम का ताना है और वैसे सिक्कर है। और बालातल सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। देखो, अब देखो, सीटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत ये पूछा गया था कि बालातल सभ्यता कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है। इसके अलावा भी स्टेनोग्राफर में पूछा गया कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी पर है? तो ये कांतली नदी पर है। फिर पूछा गया कि कालीबंगा सभ्यता भी स्टेनोग्राफर में, कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता का उदाहरण है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण है। और कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी पर है? तो घग्गर नदी पर है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कुरंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है? तो कुरंजा, पीपली, घुघरी और केवड़ा ये सभी राजस्थान के लोकगीत है। ठीक है, और ये सारे के सारे अपने जोधपुर में बोले जाते हैं। ठीक है, जोधपुर में गाए जाते हैं। कौन से? कुरंजा। कुरंजा पक्षी को याद रख लेना, तो कुरंजा पक्षी सबसे ज़्यादा जोधपुर में आता है। कुरंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे जोड़ा बना करके पूछता है हमेशा एग्जाम में। ठीक है, तो ये राजस्थान के लोकगीत है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है, यानी कि गुलाबी संगमरमर कहाँ पर उत्पादन होता है? गुलाबी संगमरमर का। ठीक है, गुलाबी रंग के संगमरमर का कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? बताओ भाई, इसका आंसर होगा बाबरमल में। कहाँ पर? बाबरमल में गुलाबी संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ पर? बाबरमल में। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे अपन? भाई गुलाबी बाबर, जो बाबर आजम है ना वो गुलाबी है, गुलाबी है। ठीक है, तो गुलाबी संगमरमर का खनन कहाँ पर होता है? बाबरमल में होता है। खनन क्षेत्र कौन सा हो गया? बाबरमल खान का नाम है। ठीक है, क्षेत्र का नाम है, ये मान लो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है, भाई चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो चिरमी राज्य के पूर्वी मैदानों में मिलती है। चिरमी एक पौधा होता है। ठीक है, चिरमी एक क्या होता है? पौधा होता है। और वैसे एक गीत भी गाया जाता है राजस्थान में, चिरमी। जब कोई नववधु हो जाती है ना ससुराल में, तो उसके भाई और पिता जब लेने आते हैं तो उनकी याद में वो चिरमी गीत गाती है। ठीक है, और वैसे चिरमी जो पौधा है वो कहाँ पर मिलता है? पूर्वी मैदान में मिलता है, राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 27 की ओर। वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है। अब बताओ, वागड़ पर्यटन सर्किट में कौन होगा? सबसे ज़्यादा डूंगरपुर बांसवाड़ा। वागड़ बोले तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, ये तो याद हो गया आपको। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? देखो, ये कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ को कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है? विजय स्तंभ को कहा जा रहा है। ठीक है, उसका नाम कीर्ति स्तंभ भी है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यह बनता है
कि कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो ये किसने बनवाया था, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। और ये क्यों बनवाया था, अब ये पूछ लेता किस शासक को हरा करके, तो ये मालवा के शासक को हराया था। किसका, मालवा के शासक को हराया था। और मालवा का शासक कौन था, तो वो था महमूद खिलजी प्रथम यानी MK प्रथम। कौन था, MK प्रथम। देखो 4-5 क्वेश्चन और पूरे एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मालवा के शासक को हराया था, कौन था, नाम क्या था उसका, मोहम्मद खिलजी प्रथम को हराया था। किसने हराया था, कुंभा ने हराया था। और क्या बनवाया था, फिर कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ बनवाया था। ठीक है, और ये जो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ है, इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में। राजस्थान में जो पहला डाक टिकट जारी किया गया था वो इसी पर किया गया था और वो 1949 में जारी किया गया था। ये डेट पूछता है, सन पूछता है ये। ठीक है भाई, विजय स्तंभ पर कब डाक टिकट जारी किया गया था, तो ये 1949 में जारी किया गया था। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि सीताबाड़ी मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित। देखो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने भाई, सीताबाड़ी मेला कहाँ पर लगता है, तो सीताबाड़ी मेला लगता है प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ में कौन सी जनजाति रहती है, तो वहाँ पर सहरिया जनजाति रहती है। कौन सी रहती है, सहरिया जनजाति रहती है। ठीक है, कौन सी जनजाति रहती है, सहरिया जनजाति रहती है। तो सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किसका है, सहरिया जनजाति का मेला है। इतना याद हो गया। इसके बाद में देखो आपको ये याद रख लेना, ग्रासिया जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो ग्रासिया जनजाति सबसे ज़्यादा सिरोही में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में भील जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में पाई जाती है। सांसी जनजाति सबसे ज़्यादा भरतपुर में पाई जाती है। जनजाति नहीं है, जाति है, ध्यान रखना। कौन सी, ये सांसी। इसके बाद में बात करूँ मैं, सहरिया जनजाति कौन से, सबसे ज़्यादा 12 जिले में। कहाँ पर, सीताबाड़ी मेला जो है, सॉरी सीताबाड़ी है, सीता माता मेला नहीं है, सॉरी गलती हो गई प्रश्न में। 29 में सुधार कर लेना। सीताबाड़ी मेला कहाँ पर लगता है, ये 12 में लगता है। कहाँ पर लगता है, 12 में लगता है सीताबाड़ी मेला। ठीक है, 12 में। और वहाँ पर सहरिया जनजाति निवास करती है और केवल 12 जिले में ही निवास करती है। कहाँ पर, शाहबाद तहसील और जो शाहगंज तहसील है वहाँ पर ही केवल सहरिया जनजाति निवास करती है, 12 में सीताबाड़ी मेला। और सीता माता जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो सीताबाड़ी और सीता माता में थोड़े कंफ्यूज हो गया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ स्थित है। बताओ भाई, सीसा जस्ता, कभी कभी जस्ता को जिंक भी बोलता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ स्थित है, सबसे बड़े निक्षेप यानी कि सबसे ज़्यादा सीसा जस्ता कहाँ पर पाया जाता है, तो ये शिंदेश्वर कला में पाया जाता है। कहाँ पर स्थित है, शिंदेश्वर कला में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा हुआ है, पहले एग्जाम में पूछा हुआ है। तो शिंदेश्वर कला कहाँ पर है, किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। सीसा जस्ता शिंदेश्वर कला। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था। देखो जब मराठाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी तब सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था, ईश्वरी सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, ईश्वरी सिंह ने। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये पूछता है कि सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था, तो ये जयपुर का जो कछुआ राजवंश था ना, उसमें थे एक ईश्वरी सिंह। ठीक है, उनकी लड़ाई हुई थी किसके साथ में, उनके भाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में। ठीक है, उत्तराधिकार को लेकर के। तो माधो सिंह की तरफ से मराठा भी आ गए थे उनकी मदद करने के लिए, माधो सिंह की। तो मराठाओं को हरा दिया था किसने, ईश्वरी सिंह ने। ठीक है, और सरगासुली का निर्माण करवाया था। ये 7 मंजिल या 9 मंजिल की ऐसी एक इमारत थी सरगासुली, जिसका नाम रखा गया था। ठीक है, बाद में ईश्वरी सिंह फिर क्या हो गया था, इससे मराठा विजय से मराठाओं से परेशान होकर के इसी सरगासुली पर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, इसी पर फांसी लटका ली थी। तो कुल मिलाकर के सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था, ईश्वरी सिंह ने करवाया था। देखो इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। ठीक है, तो मराठाओं पर विजय प्राप्त करने की खुशी में ईश्वरी सिंह ने सरगासुली का निर्माण करवाया था। कहाँ पर, जयपुर में करवाया था ईश्वरी सिंह ने। ठीक है, और ईश्वरी सिंह का जो संघर्ष हुआ था वो माधो सिंह के साथ हुआ था, इन्हीं के भाई थे, इनके साथ में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष हुआ था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, देखो भड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये जो भड़ला सोलर प्लांट है ये राजस्थान का सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। कौन सा, भड़ला सोलर प्लांट। और यह है जोधपुर में, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, नए जिलों के हिसाब से पूछ ले तो फलोदी कर देना। ठीक है, इतना याद रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, देखो ये करंट के आ गए थे, थोड़े से उस टाइम के करंट के थे, अब आगे करंट के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने टोटल 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। किसके, राजस्थान की ज्योग्राफी
हिस्ट्री और कल्चर के, ठीक है। इसके बाद में देख लेता हूँ एक बार ये सारे के सारे। ये देखो एक क्वेश्चन ये भी अच्छा है, ये अपना फिर से कल्चर का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गलत पूछ रहा है भाई, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 39 में हो जाएगा, 39 में हो जाएगा कौन सा, चार चौमा। जो चार चौमा मंदिर है ये कोटा में स्थित है, चूरू में स्थित नहीं है, ठीक है। चार चौमा मंदिर कहाँ पर स्थित है, कोटा में स्थित है, ठीक है। ये याद रख लेना। तो इनमें से देखो इनको भी याद करके जाना। धनोप माता मंदिर कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा में। धनोप माता मंदिर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। बीजासन माता कहाँ पर है, बूंदी में। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बीजासन माता का मंदिर कहाँ पर है, बूंदी में। धनोप माता का मंदिर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। काला गोरा भैरव का मंदिर कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। और चार चौमा मंदिर कहाँ पर है, कोटा में, चूरू में नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। कौन सा सुमेलित सही नहीं है, चार चौमा मंदिर कोटा में होगा, ठीक है। इसके बाद में और देख लेते हैं अपन कोई राजस्थान का। एक ये रहा, देखो शुभंकर का क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान ज्योग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देखो निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया। देखो दौसा जिले का शुभंकर, आपको टोटल 33 जिलों के शुभंकर याद रखने हैं। अभी तक 50 जिलों के शुभंकर घोषित नहीं किए गए, तो अपने को 33 जिलों के याद रखने। तो दौसा जिले का जो शुभंकर है वो किसका है, खरगोश है। कौन सा है, खरगोश है, दौसा जिले का, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि किलकिला जो शुभंकर है वह कौन से जिले का है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये करंट के क्वेश्चन हो गए, उड़ान योजना वगैरह, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे एक पॉलिटी का क्वेश्चन है अपने पास। भाई जो राज्यपाल होता है उसकी उपलब्धियाँ और भत्ते भारित होते हैं, यानी कि जो कुल मिलाकर के राज्यपाल को जो भत्ता मिलता है वो किस पर भारित होता है, उसको किस कौन से मतलब कहाँ से उसको पैसा दिया जाता है, तो उसको दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। भाई राज्य का ही है तो राज्य की संचित निधि से उसके जो भत्ते दिए जाते हैं राज्यपाल के, ठीक है। तो राज्यपाल का भत्ते खर्चे कौन उठाता है, राज्य की संचित निधि उठाती है, ठीक है। इतना बात याद हो गया। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 47 करंट अफेयर, ये कल्चर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है। देखो दादू पंथ से संबंधित नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, देखें कौन कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है। बताओ भाई, ये देखो रचनाएं आ गई भाई, दादू पंथ से संबंधित कौन सी रचना नहीं है, बताओ भाई, देख लो एक बार आराम से, ठीक है। तो दादू खोल नाम से पता चल रहा है तो दादू पंथ से संबंधित है। नरेना आपको पता है ये मुख्य पीठ है, ये भी पता है। अलख दरीबा जहाँ पर इनके उपदेश दिए जाते हैं उसको अलख दरीबा कहा जाता है। लेकिन अर्णब वाणी इनसे संबंधित नहीं है। ये शायद जहाँ तक है जाम्बोजी से संबंधित है, पूरा कंफर्म नहीं है, आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दादू से संबंधित दादू खोल तो है, नरेना भी है, अलख दरीबा भी है। अर्णब वाणी दादू पंथ से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 48, ये देखो ये बहुत बार पूछा जाता है भाई कौन से संप्रदाय की पीठ मुख्य पीठ कहाँ पर है। तो आपको कैसे याद रखना है भाई, इसको ऐसे याद रखना, पैसे प्रणामी पैसे पन्ना, पैसे प्रणामी पैसे पन्ना। गूदड़ का हो जाएगा गाडा, सॉरी गाडा नहीं होगा, नातड़ा, सॉरी गलत बता दिया। देखो एक एक देख लेते हैं। प्रणामी का कौन सा हो जाएगा, पैसे पन्ना पैसे प्रणामी, हो गया याद। इसके अलावा राम स्नेही का भी थोड़ी देर पहले बताया था। राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, शाहपुरा, जहाँ पर फूलडोल महोत्सव लगता है, ठीक है। इसके बाद में गूदड़ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, दांतड़ा में, ठीक है। निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, गाडा में, ठीक है, याद हो गया। तो निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ गाडा में, प्रणामी संप्रदाय की मुख्य पीठ पन्ना में, और गूदड़ा संप्रदाय की मुख्य पीठ दांतड़ा में, राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा में। ध्यान रखना फूलडोल महोत्सव भी यहीं पर लगता है। कौन सा, फूलडोल महोत्सव भी यहीं पर लगता है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 49, ये तो ठीक है, ये तो ये हो गया विश्व विद्यार्थी दिवस की करंट, ये तो उसके दिवसों के वगैरह आ गए। ये हो गए टोटल क्वेश्चन। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने अब तक टोटल 52 क्वेश्चन किए हैं, और साथ में मैंने आपको हर क्वेश्चन के साथ में 2 से 3 और भी क्वेश्चन बताए हैं जो कि एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अपने लगभग 100 MCQ क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत कर चुके हैं। अब अगले वीडियो के अंतर्गत ऐसे ही अपन लगभग 100 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपको बता दूं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले मैंने जो RBSE और NCERT की जो किताबें के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, 6ठी से 12वीं तक के जो किताबों के पीछे के प्रश्न होते हैं, उन सब का सॉल्यूशन अपने चैनल पर करा रखा है, ठीक है। प्लेलिस्ट डाल रखी है, उनको भी आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है कि अगले जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ, उन सब के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो देख लेना, और आगे की वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।